नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल का 5 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जीके में टोटल 25 सवाल पूछे गए थे। 25 में से 24 एग्जैक्ट वो सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं। हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर नाइट को मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो थर्ड शिफ्ट के टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। थर्ड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर आप एक तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेकेंडली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं आप एसएससी कर रहे हो, साथ साथ रेलवे की कर रहे हो, किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर जो एग्जाम में आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है सेम उसी इंटरफेस से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के अंतिम शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल हैं, 25 में से 24 सवाल मिल चुके हैं। पहला सवाल देखिएगा, दास वंश यानी जो गुलाम वंश है या फिर कह सकते हो मामूलक डायनेस्टी है, इनके संस्थापक कौन है, यानी इनकी स्थापना किन्होंने की थी। दास वंश की स्थापना है, गुलाम वंश की स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इस वंश ने दिल्ली की सतह पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया है। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा है 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश हैं, इसमें से गुलाम वंश जो प्रथम है, आपको पता होगा ट्रिक, गुल खिले तो सोजा यानी गुलाब वंश, फिर खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश, शैद वंश और लोदी वंश है। इनका शासनकाल आप जरूर याद रखिएगा। गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश है 1290 से 1320 के मध्य, और उसके बाद तुगलक वंश आया था 1320 से 1414, फिर शैद डायनेस्टी है 1414 से 1451, उसके बाद लोदी है 51 से 1526 तक। ठीक है, अंतिम शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दास वंश के प्रथम, और अंतिम कौन थे तो ये मोहिजुद्दीन कैकाबाद थे। दास वंश यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक रहे थे, 1287 से 1290 तक रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनका शासनकाल है 1206 से 1210 के मध्य, और ये हो जाएंगे दास वंश की स्थापना इन्होंने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला सवाल, कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है कुतुब मीनार में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी अंतिम मंजिल है, जो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो सन 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल है वो बनवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम मंजिल जो 5वीं मंजिल का निर्माण 1369 में कराया था। तो आप कहेंगे जो आधारशिला है या फिर कुतुब मीनार है ये बनवाई किन्होंने है सर्वप्रथम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण किया गया था 1199 में इसका आरंभ कराया गया था। लेकिन कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक केवल इसका आधार ही बना पाए थे, उनके उत्तराधिकारी हुए थे इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलों को बढ़ाया था 1220 में। तो इसी प्रकार आधार प्लस 3 4 हो गई, 5वीं अंतिम बना दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जैसे 1993 में शामिल किया गया था। इसकी जो शैली है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित है। हाइट है 72.5 मीटर या फिर 238 फीट कह सकते हो। ये मेहरौली क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, 2020 तक ओलंपिक में जो भारत है रेसलिंग में कितने मेडल जीता है? अब की बार ये टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं हो रही है। टोक्यो ओलंपिक से पहले के मैं डाटा आपको बता देता हूँ, अभी तक ये फिनिश नहीं हुआ है। देखिए, ये जो आपके सवाल पूछा गया है इससे पहले आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, जो रीशेड्यूल अभी किया गया है कोविड-19 के कारण, जो अप्रैल में हुआ था। तो उस महीने में इससे संबंधित बहुत सवाल आए थे। उसकी पीडीएफ फाइल जिसमें 370 जीके के सवाल हैं वो आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मैं नाइट को डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाना है आपको, ताकि ये पीडीएफ फाइल का भी आप फायदा उठा सको। जो अभी अप्रैल मंथ में जो एग्जाम हुआ था कोविड के कारण दोबारा रीशेड्यूल हुआ, तो उनमें जो काफ़ी शिफ्टों में पेपर हो चुका था, वो जीके की फाइल आपको मिल जाएगी आज टेलीग्राम पर। ठीक है, तो 2020 तक ओलंपिक में भारत है वो कुश्ती में कितने मेडल जीता? तो आप कहेंगे कुश्ती में भारत है वो 5 मेडल जीत चुका है। अभी 2021 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ टोक्यो की, 2020 से पहले तक का जो रिकॉर्ड है। रेसलिंग में भारत ने 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ 5 मेडल थे। फील्ड हॉकी में सबसे अधिक मेडल है, जो इससे पहले एनटीपीसी में आ चुका है। नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है एथलेटिक्स का पूछ ले, बैडमिंटन का पूछ ले, तो ये आपको
याद रखना है। फील्ड हॉकी में कितने गोल्ड है? 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज हैं। ये बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक से पहले की। 11 मेडल हो जाएंगे। शूटिंग है, शूटिंग में भारत के 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी 4 मेडल टोटल। शूटिंग में आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे 4, क्योंकि एग्जाम का पेपर पहले ही बन गया है। एथलेटिक्स में 2 मेडल है, 2 ही सिल्वर मेडल है। बैडमिंटन में ये एसएससी सीएचएसएल में अप्रैल में पूछा गया था। बैडमिंटन में 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है। बॉक्सिंग में 2 ब्रॉन्ज है। टेनिस में 1 ब्रॉन्ज है। वेट लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज है। इस प्रकार इंडिया के टोटल मेडल कितने हो जाते हैं दोस्तों? मेडल हो जाते हैं 28 मेडल, ठीक है, जिसमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये भी पूछ लें कि टोटल कितने मेडल थे 2020 से पहले, तो 28 मेडल थे, 9 गोल्ड थे जिसमें 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज थे। 9 गोल्ड में 8 तो आपको पता है ये फील्ड हॉकी के हैं, 1 आपका शूटिंग का है। अब देखिए ये सभी सवाल एसएससी में पूछे हुए हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, ये अप्रैल में आया था आपके एसएससी सीएचएसएल में। कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये वेट लिफ्टिंग में, इनका स्पोर्ट पूछे तो वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में ये 2000 की सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये भी आया हुआ सवाल है एसएससी में। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान, स्पेशली आपको कुश्ती रेसलर का पूछा है, पहलवान कौन है? तो साक्षी मलिक ने जीता था 2016 के रियो डी जेनेरो का ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान है। अब देखिए ओलंपिक से जुड़े हुए और भी फैक्ट है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। पहली बार भारत ने ओलंपिक में जो भाग लिया था सन 1900 में लिया था, केवल एक इंडिविजुअल प्लेयर ने लिया था, टीम ने नहीं लिया था। जो 1900 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन पिर्जार्ड, आपको एग्जाम में पूछे तो किन्होंने भाग लिया है? नॉर्मन पिर्जार्ड ने लिया है। और इन्होंने 2 रजत पदक भी इसमें जीते थे एथलेटिक्स में, ठीक है। और पहली बार जो टीम ओलंपिक में भेजी गई वो 1920 के ओलंपिक में भेजी गई थी। और पहली बार जो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, जिसमें फील्ड हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता है। अभिनव बिंद्रा ने 8 तो मैंने कहा हॉकी में, एक शूटिंग में किन्होंने गोल्ड जीता है? अभिनव बिंद्रा ने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और भारत का इंडिविजुअल में पहला जो ओलंपिक में मेडल आया था, फर्स्ट मेडल इंडिविजुअल में 1952 का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था हेलेंस्की में, उसमें काशाबा जाधव ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत है वो 1896 में हुई थी, एथेंस का ओलंपिक था। 2018 का जो विंटर ओलंपिक है ये प्योंगचांग साउथ कोरिया में हो चुका है। 2020 का ये अभी ओलंपिक चल रहा है, 8 अगस्त को एंड होगा, टोक्यो जापान में चल रहा है। नेक्स्ट 2024 का जो समर ओलंपिक है पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का लॉस एंजल्स में होने वाला है। 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में होगा। अगला सवाल अमर बेल है। अमर बेल का आपको पूछा जो कशकट्टा है, इसमें पोषण किस प्रकार का होता है, ठीक है। अमर बेल में पोषण का तरीका है तो परपोषी कह सकते हो। तो ये पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन इसमें रहता है। और परजीवी पोषण होता क्या है? तो एक ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं और उन्हीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। और एक जो मैं बताऊं फंगी है, यीस्ट है, मशरूम है, इनके द्वारा जो पोषण रहता है वो प्रकार है मृतोपजीवी पोषण, यानी ये मृत या सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव रहते हैं, जैसे फंगी, यीस्ट वगैरह है। अगला सवाल चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन कौन है? तो परेश रावल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपको पूछ ले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो आप कहेंगे प्रसून जोशी है, ठीक है। ये 2 अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। अक्टूबर 2020 में आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखिए मैं दोनों को बता देता हूं, पुरुष में और महिला दोनों में। सबसे पहले आपको ये एग्जाम में महिला का ही पूछा गया था। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है जो अक्टूबर 2020 में, स्पेशली जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता है वो यशस्विनी सिंह देशवाल ने जीता है। ये तो वुमन कैटेगरी में। पुरुष में जीता है दोस्तों विष्णु शिवराज पांड्यन, ठीक है। तो विष्णु शिवराज ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जो 5वां एडिशन हुआ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का। तो विष्णु शिवराज और यशस्विनी सिंह देशवाल का नाम याद रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है ऑनलाइन वाली। अगला सवाल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? यहाँ पर 2020 का पूछा है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का नाम पूछ के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें जो अवार्ड दिया गया है 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है। देखिए जितने भी फिल्म से संबंधित इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं इसका मैंने अभी जस्ट 1 महीने पहले ही, 1 महीना ही नहीं हुआ उसका वीडियो बनाया है, जहां से एग्जाम में सवाल बन रहे हैं वो जरूर आप वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना फिल्म अवार्ड टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत 2020 में दिया गया है वो ऋतिक रोशन को दिया गया है। इसी जो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सुपर 30 को दिया गया है।
बेस्ट एक्टर का आपको पूछा है ऋतिक रोशन, जो उनकी मूवी थी सुपर 30। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज में धीरज धूपर को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन में दिवंका त्रिपाठी को दिया गया। ये तो 2020 की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड हो गए। आपके लिए इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो भी आने वाले एग्जाम है एसएससी वगैरह रेलवे की, उनमें 2021 के पूछे जा सकते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 भी हो चुका है। तो 2021 में इसी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है छपाक जो मूवी हेतु। बेस्ट एक्टर का अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी में अभिनय करने के लिए। और जो क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो कायरा आडवाणी हैं। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर हैं वो लेट सुशांत सिंह राजपूत है, स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है दिल बेचारा मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म है वो दोस्तों तानाजी हो जाएगी। और ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के तहत तानाजी को। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पैरासाइट को है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का काई मेनन को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर हैं अनुराग बासु हैं लुड्डो मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में विक्रांत मैशी को दिया गया है। तो ये सभी अवार्ड हो गए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के अवार्ड। अगला सवाल, बाकी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये अलग दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2019 का अवार्ड जो 21 में अभी मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो रजनीकांत को दिया गया है। पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2018 में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला वो अमिताभ बच्चन को है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2021 में अब की बार रजनीकांत को दिया गया है। प्रथम बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिसकी शुरुआत 1969 में ये देविका रानी को दिया गया था हिंदी में। अगला सवाल, ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? ठीक है, ब्रोमीन आपको ऑप्शन दे रखा था कि कमरे के तापमान पर ये लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में आपको मिलेगा, करेक्ट है। तो एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड रहती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता ये 3 नए शब्द हैं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो प्रस्तावना में आपको पता है 3 शब्द काफी बार एग्जाम आता है, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी के तहत 3 शब्द काफी बार कंफ्यूज किया जाता है, कौन सा जोड़ा गया कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी आपको पता ही होगा, धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें काफी कुछ संशोधन हुआ था, इसलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया है और इसमें ये 3 शब्द भी जोड़े गए हैं। बाकी यहाँ पर भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई है 1972 में। याद रखिएगा 24 अगस्त 1972 को, यहाँ पर 72 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अवस्था हुई है, जिसका मुख्यालय कोच्चि केरला में है। मुख्यालय भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कोच्चि में है। मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का यानी MPEDA का। अगला सवाल देखिएगा, बैक स्ट्रोक किस स्पोर्ट की टर्म है, किस खेल की टर्मिनोलॉजी है? बैक स्ट्रोक की बात करें तो स्विमिंग की है। तो स्विमिंग की जो टर्म स्पेशल इंपोर्टेंट टर्म है वो फ्री स्टाइल है। बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गई, डॉल्फिन किक है, और इसके अलावा टम्बल टर्न है, ग्लाइड टम्बल टर्न वगैरह, ये सभी स्विमिंग के ही टर्म हो जाएंगे। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल में स्थित है, तो ये नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, कंचनजंगा है, जिसकी हाइट है 8,586 मीटर है। भारत के ये सिक्किम में स्थित है। और सेकंड कौन सा ये तीसरा है? तो माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ये कंचनजंगा से भी ऊंचा यानी सेकंड विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट के बाद। इसकी हाइट है 8,611 मीटर। ठीक है, बात करूं हाईएस्ट पीक जो पूरा का पूरा भारत में, जैसे कि सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, ये भारत के साथ नेपाल में भी है, भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ पूरा इंटायरली भारत में स्थित कौन सा हाईएस्ट पीक है? वो नंदा देवी है, जिसकी हाइट 7,816 मीटर है। और सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर की हाइट के साथ में। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल है कि मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुर्गप्पा गोल्ड कप है, ये हॉकी का हो जाएगा। हॉकी के अन्य जो इंपोर्टेंट है उसमें बिट्टन कप भी आ जाता है, आगा खां टूर्नामेंट काफी बार आता है, आगा खां हॉकी का है, बिट्टन कप हॉकी का है, MCC जो मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी ये भी आ चुका अभी, जैसे नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट है, महंत राजा सर्वेश्वर दास मेमोरियल ऑल इंडिया ये भी हॉकी का टूर्नामेंट है, SN वोहरा ऑल इंडिया ये भी हॉकी का टूर्नामेंट है। अगला सवाल, सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में
में है, सांबर झील है। अन्य प्रमुख झीलें जो किस राज्य में है देख लीजिएगा, जैसे डल झील है, बैरीनाग है, वुल्लर झील है, मानस झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। लोनकरणसण है, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, सांबर झील, डीडवाड़ा, फतेह सागर, ये राजस्थान में है। सातताल झील है, नैनीताल, राकसताल, ये सभी कहाँ पर है, जो ताल कह सकते हो, पंचपोखरी ताल, खुरपा ताल झील उत्तराखंड में, देवई ताल और नौकुचिया ताल, ये सभी उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील दोस्तों एग्जाम में आता है सवाल अक्सर, तो हैदराबाद तेलंगाना में है हुसैन सागर। पुल्लिकट झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर ये पुल्लिकट लेक। लोकटक मणिपुर में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, चिल्का देखिएगा ओडिशा में है। लोनार महाराष्ट्र में, कोलेरू और लोनार से कंफ्यूज मत होना, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, लोनार याद रखिएगा महाराष्ट्र में। बेमनाड झील केरला में है, गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, अभी जस्ट एनटीपीसी में भी ये सवाल आया था, खजुराहो एमपी में है। आप एनटीपीसी में जैसे कि मंदिर का स्पेशली इस प्रकार टॉपिक 46 इंपोर्टेंट टॉपिक जो एनटीपीसी में पूछे गए रिपीट हुए थे, उसकी पीडीएफ फाइल आप हमारी वेबसाइट toptrainingGK.in से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एरर आता है तो आप हमको मेल भी कर सकते हो, वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर। मई 2020 में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दोस्तों मेजर सुमन गवानी को दिया गया है। जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो मई 2020 में मिला, याद रखिएगा सुमन गवानी को दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय को ये यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का अवार्ड दिया गया है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूएन पीस कीपर्स डे के मौके पर यह वर्चुअल समारोह के दौरान सुमन गवानी को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में तिस्ता, सुवनश्री, तोरसा, लोहित बराक है, तो लोहित है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में, भद्रा है दोस्तों कर्नाटक में वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, एनटीपीसी में ये सेम सवाल आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत है 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो ये याद रखना इस सवाल में, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सभी को पता है 18 वर्ष है। ये पहले 21 वर्ष थी, इसे 18 वर्ष कब किया गया है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1989 के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य की मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में 20 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामीण जो राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसमें मिर्जापुर और सोनभद्र में 2995 राजस्व ग्रामों की 42 लाख आबादी को लाभ पहुंचने वाली ये 5555 करोड़ की योजना हो जाएगी। जो पेयजल योजना है ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। और कार्यक्रम में लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थी। अगला सवाल, एमएस वर्ड में F7 शॉर्टकट की है, इसका कार्य क्या है, तो F7 है स्पेलिंग चेक करती है, ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का कार्य है। फंक्शन कुंजी F7 का रहेगा, जितनी भी 12 फंक्शन की है कंप्यूटर में। तो इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल आया था कि एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी, तो एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट की का काम करेगी। इसके अलावा जो भी फंक्शन की है अक्सर जहां से सवाल आता है वो देख लीजिएगा। F1 जो फंक्शन की है वो डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन, ठीक है। आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए हेल्प चाहिए मेनू के लिए, तो हेल्प स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए F1 फंक्शन की हेल्प याद रखिएगा, यूनिवर्सल हेल्प है किसी भी प्रोग्राम के लिए। रीनेम द सिलेक्टेड आइटम को आपको नाम चेंज करना है, बहुत बार एग्जाम आता है, F2 फंक्शन की कार्य करेगी। यदि आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूं, तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2 आप प्रेस कीजिएगा। प्रिंट से पहले आप देख सकते हो किस प्रकार प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। F3 है सर्च टूल, ठीक है, सर्च को ओपन करने के लिए F3 फंक्शन की कार्य करेगी। F4 है, ये कार्य करेगी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है। F4 का कार्य है ओपन और क्लोज द एड्रेस बार है, उसको ओपन करेगी या फिर क्लोज कर सकती है। अल्ट के साथ आप F4 क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ओपन विंडो है उसको प्रोग्राम को क्लोज कर देगी। अल्ट प्लस F4 है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अल्ट F4 है। आपका जो भी प्रोग्राम या विंडो ओपन है उसको क्लोज करना है, बाहर आना है, कोई भी शॉर्टकट की यूज करनी तो अल्ट प्लस F4 कीजिएगा। F5 रिफ्रेश का काम करती है, विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 है। F6 है साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन ए विंडो और ऑन द डेस्कटॉप।
तो काफ़ी बार स्क्रीन में बहुत से अलग अलग ऑप्शन होते हैं। इसको यदि आपको साइकिल थ्रो करना है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में तो वो F6 कार्य करेगा। और F कंट्रोल के साथ यदि F6 करते हो स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो है, तो अगली जो वर्कबुक शीट है उसमें आपको स्विच करना है। कंट्रोल F6 है। F7 जो पूछ लिया आपको प्रोग्राम में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए। और बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट F8 है, ये बूट विंडो का कार्य करेगी, सेफ मोड के अंतर्गत बूट कर देगी। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट करेगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F9 फंक्शन की है। एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप में मेन्यू बार आपको ओपन करनी है तो F10 फंक्शन की का कार्य करेगा। अब देखिए इसमें एक और ये इंपॉर्टेंट है F11 12 का याद रखिएगा, ठीक है। F11 है आपको फुल स्क्रीन मोड में एंटर करना है या फिर एग्जिट करना है, इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन लेकर आनी है तो F11 याद रखिएगा। F12 का कार्य क्या रहता है, सेव एज का ऑप्शन बहुत बार एग्जाम में आता है। F12 सेव एज विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कोई भी फाइल को सेव करना है तो सेव एज का मतलब आपको कहां पर सेव करना है, उसका नाम क्या रखना है, तो F12 करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इस फाइल को आप कौन से फोल्डर में सेव करेंगे, क्या नाम रखेंगे। यदि इसके अंतर्गत कंबाइनेशन में ले लूँ F12 में तो कंट्रोल के साथ F12 आप प्रेस करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर देगा। MS वर्ड में यदि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल F12 है। शिफ्ट F12 है। सेव द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, सेव करने के लिए यदि आपको पता है कंट्रोल प्लस FS है वो सेव का कार्य करता है। इसी प्रकार इसका अल्टरनेटिव है शिफ्ट के साथ F12। शिफ्ट F12 ये सेव का कार्य करेगा। कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट, वैसे प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P है तो इसका अल्टरनेटिव है कंट्रोल शिफ्ट F12 आप कर सकते हो प्रिंट के लिए भी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है तो आप कहेंगे ये तो सेकेंडरी द्वितीयक स्टोरेज है, जैसे आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। लाइट वगैरह चली जाएगी फिर भी ये एरेज नहीं होगी, सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सभी मेमोरी है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सी, रैम रोम है, ये प्राइमरी मेमोरी है। सही कथन कौन सा है तो उसमें कथन दे रखा था कॉर्नवालिस कोड का। अभी आपके 4 अगस्त को ही पूछा गया था कॉर्नवालिस कोड है वो कब तैयार हुआ था तो 1793 इसके आगे करके दे रखा था तो सही सुमिलित था, सही कथन था कॉर्नवालिस कोड है 1793 में रेडी हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये कोड सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत 48 नियम थे और इस कोड को शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था ये। और इसमें एक ऑप्शन था प्लासी का युद्ध जिसमें 1557 दे रखा था जो गलत था क्योंकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अंतिम सवाल, शरीर में किसके जमा हो जाने के कारण है स्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। देखिए सवाल में आई थिंक रोग अलग होगा, ऑप्शन जिसमें आपके आयरन था, एल्यूमिनियम था, इस प्रकार से था तो एग्जैक्ट कमेंट करके बताना रोग कौन सा था। बाकी बात करूं स्क्लेरोसिस जो रोग है स्क्लेरोसिस है ये मल्टीपल, इसे पूरा नाम इससे का मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही शरीर नष्ट करेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी तंत्रिकाओं को आवरण प्रदान करने वाला जो सुरक्षात्मक खोल है वो स्वयं ही अपना इम्यून सिस्टम को है वो नष्ट करने का कार्य करेगा तो ये हो जाएगा स्क्लेरोसिस रोग है। बाकी एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके बताना। एक और सवाल रह गया 25वां, वो भी आप बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट को याद आ रहा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले अप्रैल मंथ में जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ उसकी भी PDF फाइल में अपडेट कर दूंगा। बाकी TTG के कूपन कोड से आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। बाय बाय।